एनीवन? आकाश शर्मा। यस आकाश, बताएं आप। यस, इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन, एंड सेकंड होता है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। और कोई? रश्मि, आप बताओगी? दिव्यांशु, फराज, कंगना, निहारिका, इतने लोग हैं। थोड़ा और इसको जरा डीप कीजिए, तो डील कीजिए। लग रहा है सभी भूल चुके हैं। सभी के पास कॉपी है कि नहीं अभी अपने पास? आप लोग रखे हुए हो? ठीक है, तुरंत हम आप लोग कॉपी चेक करने वाले हैं। नोट्स आप लोग को रोहित सर के पास जमा करना है, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग, चैट सेक्शन में उसका आंसर करेंगे जो फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पहले हिस्ट्री का हो चुका। क्वेश्चन समझिएगा जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? इनमें से कौन सा रिसोर्स है आयरन ओर? देखो ऑप्शन क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका। रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। ऑप्शन 4 है रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सुमित और कंगना, दो आंसर आए अभी बस। अंकित, निहारिका को मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ निहारिका को है? निहारिका को मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। अंकित, आपको आ रही है मेरी वॉइस? यस सर, क्लियर तो है। निहारिका क्लियर है वॉइस? आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लीजिए। यहाँ से इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है रश्मि और निहारिका, जिसको प्रॉब्लम हो रही है एक बार फिर से रिकनेक्ट कीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक बस 2 या 3 आंसर आए हैं, बस 2 या 3 आंसर मुझे मिले। ठीक है, एक्यूरेट आंसर वही था आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन सुनिएगा जरा, अब यहाँ से थोड़ा फास्ट हो जाओ। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब इंडिया का कहाँ तक जो होगा वो पावर आता है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन सुनकर आंसर कीजिएगा। 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद है 19.2 माइल्स और अगला जो होगा 200 नॉटिकल माइल्स। देखो इसमें ज्यादातर आंसर तुम लोग दे रहे हो कि 12 है और 200 है। मैक्सिमम आंसर इसी में से आ रहे हैं, या तो 12 बोल रहे हो आप लोग या 200 बोल रहे हो। ये चैप्टर के किस पार्ट से क्वेश्चन है ये बताइएगा आप लोग। चैप्टर किस पार्ट से क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज नहीं पूछा गया है, नेशनल रिसोर्स से क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूजन है तुम लोग को। ये नेशनल रिसोर्स से क्वेश्चन है, ठीक है, और नेशनल रिसोर्स से क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर 12 नॉटिकल माइल्स होगा, ना कि 200 नॉटिकल माइल्स।
ध्यान दीजिएगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक नेशनल रिसोर्स होता है, तो इंडिया का रिसोर्स यहाँ पूछा गया था ना, ठीक ना। तो 12 नॉटिकल माइल आंसर होगा, और वहीं पे बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल की बात की जाए तो वहां से इंटरनेशनल रिसोर्स जो होंगे वो बिगिन कराते हैं। इस बीच का एरिया जो होगा वो लगभग जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होगा उसको कहा जाता है, इस नाम से आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? आसान सा क्वेश्चन है, और आप लोग इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते थे। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले वहां से आएंगे, इसके बीच में कहीं कोई ऑप्शन क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते हैं, एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, 1992 में, उस मीटिंग का नाम क्या था? एक मीटिंग हुई थी 1992 में, उस मीटिंग का क्या नाम था? अर्थ समिट। पूरा नाम बताइए, अगम्य, फुल नेम क्या था उसका? इंटरनेशनल अर्थ समिट। अच्छा, एजेंडा 21 का नहीं रागिनी गुप्ता, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रागिनी का। एजेंडा 21 तो नहीं था, मैं मीटिंग का नाम पूछ रहा हूँ, मैं मीटिंग का नाम पूछ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा है मीटिंग का नाम क्या था, तो तुम लोग क्या लिखोगे? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। देखो, तुमने नोट्स पढ़ा है इसके थ्रू, चलो कोई बात नहीं। ग्लोबल अर्थ समिट उसका नाम था, विच वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इसलिए उसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहते हैं 1992 का। तो दोनों आंसर अगर आप लिखते हैं, ठीक ना, तो आंसर आपका क्लियर होता है। यहाँ पे बताइए मुझे, कितने कंट्रीज लगभग गए थे? कितने कंट्रीज लगभग गए थे यहाँ पे? अबाउट 100 कंट्रीज, ओके, ठीक। और यहाँ पे हमने एक पॉलिसी जो थी वो अचीव की थी, एक स्पेशल पॉलिसी जो अचीव की थी, जिसको हमको, हमारा प्लानिंग था कि 21st सेंचुरी से वो लागू हो जाएगा, वो क्या था? दैट वाज एजेंडा 21। 21 एजेंडा नहीं है सुनीत राज, एजेंडा 21 था वो, ठीक है। एजेंडा 21 था, और एजेंडा 21 में हमें कॉम्बैट करने थे 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो 3 प्रॉब्लम्स क्या थे? विच वी हैव टू कॉम्बैट। वो जो 3 प्रॉब्लम जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना था, वो क्या क्या थे? एक इन्वायरमेंटल डैमेज रश्मि कर रही हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट कर रही हैं कंगना अग्रवाल, एक पॉवर्टी कर रही है, ग्लोबल डेवलपमेंट कंगना, अच्छा, पॉवर्टी, ठीक है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरे सब अपने सेंस से क्यों आंसर कर रहे हो? क्योंकि ये एनसीईआरटी है बाबू, इसमें जो बोर्ड में तुम लोग आंसर करोगे तो एक्यूरेट आंसर चाहिए होगा, इधर उधर का नहीं। इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट है अरागनी का। बहुतों के आंसर जो होंगे अजीब है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कौन कौन क्या क्या आंसर किया। देखिए, सबसे पहले रागिनी, बहुत लोग एजेंट 21, एजेंट 21, आगे आगे। रश्मि ने कहा इन्वायरमेंटल डैमेज सही था। कंगना ने ग्लोबल डेवलपमेंट कहा, ग्लोबल डेवलपमेंट तो ग्लोबल अर्थ समिट का जो था मेन मोटो था, ठीक। उसके बाद सुमित का था इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फराज ने पॉवर्टी बस कहा, रश्मि पॉवर्टी कर रही थी। निहारिका, निहारिका पता नहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कैसे एंटर कर गई है ये, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ से आ गया यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना चाहिए एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये नहीं था प्लानिंग हमारा, इसको नहीं लिखेंगे। हाँ, एक्यूरेट नहीं हुआ तो मार्क्स कट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ तो मार्क्स कट, क्योंकि बोर्ड की कॉपी बड़ी स्ट्रिक्टली चेक होती है, ठीक ना, समझ में आई बात? चलिए कोई बात नहीं। तो अब आज का हम लोग क्लास बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक खत्म किया था, फ्रेश एनर्जी लेकर आइए अपने बीच में। हमने जो क्लास में खत्म किया था वहां पे डिस्कस किया था, क्या आपके पास रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हो जाएंगे, आप अनम्यूट कर सकते हो बात करने के लिए, ठीक है। क्या अगर हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री को अपग्रेड करेंगे कि डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये अपग्रेड करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? नो इफेक्ट, तीनों हो सकता है। निहारिका कर रही हैं, कंगना ने कहा तीनों,
सुमित कह रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक ना, रागिनी भी कर रही है नो इफेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन भी क्रिएट होता है और इसलिए इसको समझना है, क्योंकि ये जो आंसर है कभी कभी हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे भी देना शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे हिस्ट्री क्या करवाती है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास कोई एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, मनी हो जाएगा, तो किसी दूसरे की नजर उसके ऊपर पड़ेगी। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर वो पर्सन उस मनी का सही से यूटिलाइजेशन करना नहीं जानता हो तो? आपके मित्र करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, आपसे वो चीज छीनना चाहेंगे? अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं कैसे उस पैसे का यूज करना है तो करेंगे ना। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे बाल्कन की स्टोरी, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवाया था, याद है? या फिर आप इंडिया की एक स्टोरी पढ़ लीजिए। इंडिया में कोलोनाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? इंडिया में कोलोनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था ना। कॉलोनी मतलब कि अंग्रेज आ गए थे। क्यों आए थे भाई अंग्रेज यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफी अधिक था और हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे रिसोर्सेज अबंडेंट क्वांटिटी में वहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन वहाँ पे लेकिन प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। और जो दूसरे कंट्री डेवलप हो रहे थे उनको वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि वो उसी रिसोर्सेज के थ्रू अपने जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो आप उस रिसोर्सेज का यूज नहीं करोगे और रिसोर्सेज जो होंगे वो दुनिया की नजर में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर वर्ल्ड के जो सुपर पावर होंगे वो चाहेंगे कंट्रोल करें और आपसे वो रिसोर्सेज होंगे वो ले सके, ठीक। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए मोरल वैल्यू के थ्रू, लेकिन ऐसा होता है। मोरल वैल्यू के थ्रू ऐसा होना बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मोरल वैल्यू कहीं है नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपके जो डेवलपमेंट होता है ना उसको रेसिस्ट कर देती है, हिंडर कर देती है, ठीक ना। तो इस पॉइंट को यहाँ पे देखो क्लियरली बोल्ड में लिखा गया है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन। ये तो बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस आपके पास नहीं है, तो दे में हिंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक तो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे फिर भी हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, हमारे कंट्री में हमको इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि कुछ जो होंगे कुछ वैसे डेवलप कंट्री होंगे, इकोनॉमिकल डेवलप कंट्री जो होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे और ऐसे में आपका जो डेवलपमेंट प्लान था, डेवलपमेंट गोल था, वो और डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? नोट कुछ नहीं करना है, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को। क्लियर अगर हो जाए तो नोट करने की जरूरत नहीं है, समझना है। एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। कुछ पूछना है क्या भागिनी? देखो यहाँ पे वही सब चीज का दिया गया है कि यहाँ पे द छूटा हुआ है, टी छूटा हुआ है, मिसिंग हो गया है। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन बैटरर्स। मतलब कि किसी भी कॉलोनी के अंदर रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना, ये क्या होता है कि ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है। बाकी सारे भी पॉइंट जो होंगे वहीं से क्रिएट हो रहे हैं। इट मीन समझना क्या है कि हमने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए था आपके पास? टेक्नोलॉजी। तीन चीज जो होंगे, सबसे पहला वाला जो ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वहां से एक चीज लिया गया है। अब ध्यान देना, देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सभी कोई पढ़ा हुआ है, बस एक टर्म आने वाला है, एक नया नया टर्म आएगा, कुछ कुछ चीजें, ठीक ना। सभी कोई पढ़ाया है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है, क्यों कंजर्व करना है हमें रिसोर्सेज। क्या सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो हम लोग बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। क्या सबको पता है कि रिसोर्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर के लिए? ठीक है। चैट सेक्शन आज बिल्कुल खाली लग रहा है, रिस्पांस बिल्कुल मिल नहीं रहा है मुझे। क्या हो रहा है, सबको नींद आ रही है क्या? बोर हो गए हो सब? पक्का ना? तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी दिखाइए, ताकि आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है। अगर आप उधर लूज हो जाओगे ना तो हम इधर और लूज हो जाएंगे, ठीक ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे बस तुमको याद क्या रखना है कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या होता है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये महात्मा गांधी कहते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। महात्मा गांधी ने कहा क्या कि अगर हर एक पर्सन सिर्फ अपने नीड को फुलफिल करने का ट्राई करे, नीड को फुलफिल करने का ट्राई करे, तो उस समय क्या होगा कि रिसोर्सेज की कोई कमी, कोई स्कार्सिटी हमारे कंट्री में नहीं है।
जितना आपकी जरूरत है उतना हमारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन क्या होता है कि लोग अपनी ग्रीड को फुलफिल करना चाहते हैं, लालच को, अपने आप को दिखाना चाहिए कि हम बड़े हैं, हमारे पास बहुत अधिक पैसे हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक अर्न करने का ट्राई करेंगे। देखो दोनों चीज है, अर्न करना भी और खुद का शो ऑफ करना भी, ये क्या करता है, ये डिप्लीट करवाता है रिसोर्सेज को। महात्मा गांधी ने इस स्टेटमेंट में यही चीज कहा है। एक ग्रीड होती है अपने आप को स्टैंडर्डाइज दिखाने की, ठीक है, समझिएगा कि आप सभी चाहते हो कि हमारे एक डिसेंट लाइफ स्टाइल हो, एक ऐसा लाइफ स्टाइल हो जिस लाइफ स्टाइल में हमको अधिक से अधिक जो होगा वो लीजर के जो भी सामान है, आराम करने के जो सामान है वो अवेलेबल हो, घर में एसी हो, फ्रिज हो, अच्छी खासी गाड़ी हो, व्हीकल्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स भी हो तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स होनी चाहिए। और ऐसे हमारा ग्रीड क्या कराता है कि हमारे ग्रीड रिसोर्सेज का डिप्लीशन करवाता है। ठीक, अगर हम सिर्फ अपने नीड को फुलफिल करें कि हाँ हमको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उसका आप यूटिलाइजेशन करोगे तो कभी भी रिसोर्सेज हमारे पास खत्म नहीं होने वाला, ठीक ना। तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए आता है, याद रखना है आपको, ठीक। क्वेश्चन कभी ऑप्शन में पूछ सकता है कि हु गिव दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ओके। और नेक्स्ट जो था, उन्होंने फिर आगे यही चीज जो हुआ उसी को आगे उसने कहा ग्लोबल लेवल पे कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेस। उन्होंने ये कहा कि एक बार में तुम बल्क में किसी भी सामान का प्रोडक्शन ना करो, कंपनीज के लिए था, बल्क में आप बल्क में मासेज में मतलब बहुत अधिक सामान का प्रोडक्शन ना करो, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाए कि हर एक पर्सन जो होगा वो प्रोडक्शन करना शुरू कर जाए, मतलब मैक्सिमम लोग जो होंगे प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम लोग का जो होगा प्रोडक्शन में अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी जो होगी वो घट जाएगी, क्योंकि तब क्या होगी, तब जो कंपनियां होंगी वो अपने मुनाफे के लिए अधिक से अधिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। आजकल के जमाने में जो होगा, अभी के टाइम में जो होगा, कंपटीशन एक बहुत बड़ा चीज बन चुका है। एक कंज्यूमर के लिए तो काफी अच्छा चीज है कंपटीशन होना, लेकिन वहीं पे क्या होता है, नेचर के लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये इनके दो स्टेटमेंट, आप इसको दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। जस्टिफाई करना होता है आप लोग को, और ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आते हैं, ठीक ना। 2 पॉइंट बस जो बोल्ड में है उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। हो गया सबका, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ये जो मीटिंग हुई थी ग्लोबल अर्थ समिट, उसके पहले एक और मीटिंग हुई थी, वो था क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्लब ऑफ रोम एक इंस्टीट्यूशन है। रोम का नाम तुमको अगर याद होगा तो पता है रोम कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे है रोम, हिस्ट्री पढ़े हो सब, अभी रोम का जिक्र आया था, हाँ ठीक, कंगना को पता है, बाकी का पता नहीं अभी तक, निहारिका ने भी सही किया, ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम जो था 1968 में क्या होती है कि 1968 में पहले उसने एडवोकेट कर दिया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही नेसेसरी है, ठीक ना। अब इसी टाइम पे 1974 में महात्मा गांधी के जो 2 स्टेटमेंट अभी आप लोग जस्ट नोट डाउन किए हो, ये महात्मा गांधी के व्यू, ठीक है। इसके व्यू को एक जो ऑथर है स्मूचर उनका नाम है, उन्होंने अपना एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, याद रखना है, बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बस हम लोग फैक्ट पे जा रहे हैं, बाकी सब कुछ आपको पता है, ठीक ना। तो गांधीयन फिलोसफी के ऊपर एक बुक जो थी वो बुक बेस की गई जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लिखने वाले थे स्मूचर,
ठीक ना। उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, ठीक है। कमीशन, ब्रुटलैंड जो थे उसके हेड थे, और ब्रुटलैंड जो थे उन्होंने उस कमीशन के बाद अपना एक रिपोर्ट जो था वो दायर किया, और उसने कहा कि कंजर्वेशन जो होगा उसकी नेसेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक ना। देखो वर्ड सस्टेन, ये सस्टेन वर्ड जो था ये दिया गया था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार, ठीक ना। आधिकारिक रूप से इसको फर्स्ट टाइम जो था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में डाला गया, और तब ये कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करके हम लोग जो होगा अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को जो भी है इकोलॉजिकल बैलेंस होगा उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और इस वर्ड को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एक और बुक में लिखा गया, जो बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन बन रहे हैं क्या कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक के राइटर क्या है, किसके व्यूज पर रखा गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के बुक में रिसोर्सेज के बारे में, बिल्कुल रिसोर्सेज के बारे में है, ठीक ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो होगा ये रिसोर्सेज के बारे में है, ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के राइटर कौन थे, पता है आप लोग को? सामने दिख रहा होगा, ठीक ना। महात्मा गांधी नहीं थे, देखो निहारिका, महात्मा गांधी नहीं थे उसके राइटर। महात्मा गांधी की के व्यूज को उसमें रखा गया था। महात्मा गांधी के व्यूज क्या, कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स गिल्ड, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, नॉट प्रोडक्शन इन मासेस होना चाहिए। ये जो दो व्यूज थे इसको डाला स्मूचर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम के बुक में, ठीक। गांधी की फिलॉसफी इसको वहां पे एक्सप्लेन किया गया, और फिर एक वर्ड आया जिसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1987 में जो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो होगा वो हमारे सामने आता है, और ये आता है एक बुक में जिस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक ना। ये रियो डी जेनेरियो में जो ग्लोबल अर्थ समिट हुए उसके पहले की बात है। यहाँ पे यही दो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। समझ में आ रही बात? नोट डाउन करना है कि याद हो चुका? सभी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो रिसोर्सेज है ये है लैंड रिसोर्सेज। देखो कितना सिंपल सा चैप्टर है। क्लास 8 में भाई लैंड का यूज क्या क्या होता है बताओ जरा, लैंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जमीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। मिट्टी की बात नहीं हो रही है, लैंड की बात हो रही है। कंगना अगम्य क्या हुआ, एक घर बना रही है कंगना, ठीक है। आगे सुमित ने जो होता है बिल्डिंग बना दिया, रहने के लिए रश्मिका डैम बनता है, बहुत अच्छी बात है। पार्क भी बनते हैं, फैक्ट्री बनती है, फार्मिंग होती है, वेरी गुड, ठीक है। होम बनता है, बहुत कुछ आ चुका। बिल्कुल यही चीज है, लैंड का यही यूज होता है, लैंड का और कोई खास यूज नहीं है, लैंड का यही यूज होता है, ठीक है। हम लोग इसमें अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा और प्लस जो होगा अपने जो कॉमन नीड होता है उसको भी उससे फुलफिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे हमको लग रहा है कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, मान रहे हो। वाइल्ड लाइफ, जानवरों को रहने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। लैंड नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो होगी और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेन बात क्या है कि लैंड जो होगा वो हमारे पास क्या एनॉर्मस क्वांटिटी में है, बहुत अधिक है कि फिक्स है, ठीक है। एनॉर्मस क्वांटिटी में है कि फिक्स है, फिक्स है। तो अगर हम लैंड जो होगा वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में यूज करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर जैसे घर बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में, पार्क बनाने में अगर यहाँ यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर हम नॉन एग्रीकल्चर, पड़ेगा ना, वो डिक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, डिक्रीज ही करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे है कि लैंड रिसोर्सेज जो होंगे वो हमारे पास फिक्स अमाउंट में है, फिक्स एसेट है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ठीक ना। तो हमको क्या करना होगा, उसी रिसोर्सेज को हमको यूटिलाइज करना होगा। अब इंडिया में जो लैंड आता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल लैंड है इसको हम बस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ना तो डिजर्ट में, ना वैलीज में, ना कुछ और में। यहाँ पे 3 पार्ट हमने रखा है, एक है प्लेन, दूसरा है माउंटेन्स और तीसरा है प्लेट्यू। नोट डाउन रखना है। प्लेन जो होगा वो 43% है टोटल लैंड एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है उसका 43% जो होगा एरिया प्लेन है, 30% एरिया में माउंटेन्स है, हिल्स है,
ठीक है, और वहीं पे जो 27% एरिया जो होगा वहां पे प्लेट्यूज। प्लेट्यू समझ में आता है ना, टेबल लैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास अवेलेबल है मेनली लैंड में। प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30%, प्लेट्यू 27%। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट कर लो इसको। नहीं, पिछला नहीं लिखना है, पिछला स्लाइड मैंने कहा था कि अगर आपको याद हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। वैसे आज मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, अगर कुछ छूटेगा तो आप लोग को वहां से आप लोग ले सकते हो। चलिए, नोट कर चुके ना, ठीक है। ध्यान देना है, प्लेन कितना है 43%, माउंटेन्स कितना है 30%, प्लेटू कितना है 27%, ठीक। पढ़ते अगर आ रहे होगे, थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहोगे तो प्लेन्स पे सबसे अधिक जो होगा वो एग्रीकल्चर क्या आता है, सबसे अधिक एग्रीकल्चर कहता है प्लेन्स पे। दूसरा जो होगा एग्रीकल्चर के बाद दूसरा काम कहता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनते हैं और रहने के लिए जो होगा आपको रेसिडेंट करने के लिए जो भी एरियाज हैं, यानी कि घर वगैरह जो होंगे वो यहीं पे बनते हैं मैक्सिमम प्लेन्स में। दूसरा माउंटेन्स, माउंटेन्स में जनरली होगा पेरिनियल फ्लो, यानी कि वहां से रिवर जो होंगे वो निकलती हैं, सुंदर दिखता है, इसलिए लोग जो होगा वहां पे टूरिज्म जो होगा काफी अधिक बढ़ा हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस वहां पे काफी अधिक देखने को मिलता है, तो ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन वहां पे रहता है। और प्लेट्यू, प्लेट्यू वैसे एरिया होते हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स काफी अधिक होंगे, ठीक है। ये बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक ना। बस कॉन्सेप्ट रखना है कितना परसेंट है। अब मेनली हमारे पास जो लैंड है, उस लैंड में ये जो 43% वाला है, ये हमारे बहुत अधिक काम का आता है एग्रीकल्चर में, ठीक ना, 43% वाले। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि इस 43% में बाकी क्या क्या हो रहा है। बाकी रिसोर्सेज तो आपको मिलेंगे मैक्सिमम प्लेटू रीजन में, लेकिन हम लोग जो होगा प्लेन्स पे खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ हद तक हम लोग माउंटेन्स वाले एरिया में भी जाएंगे, डेक्कन प्लेटू के एरिया में भी एंटर करेंगे, ठीक। लेकिन जितने भी अवेलेबिलिटी है लैंड एरिया की, उसमें हम लोग कैसे लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यूटिलाइजिंग लैंड इज नोन एज लैंड यूटिलाइजेशन। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन, लैंड का यूज करना या यूज ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड यूटिलाइजेशन। डिफिनेशन इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं लैंड हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। देखो, हमारे पास पहले तो लैंड में बहुत ही अच्छा खासा एरिया जो होगा वो यूज हो जाता है फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट, ठीक ना। मैक्सिमम एरिया जो होगा फॉरेस्ट कवर करके रखा हुआ है। दूसरा लैंड है हमारे पास, जमीन है, लेकिन वहां पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। तो भाई खेती क्यों नहीं करेंगे, तो उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो बंजर हो, बंजर बैरन, यानी कि फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं हो, तो वहां पे हम लोग खेती नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग वहां पे उसको नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए हम उसको बना चुके हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग बना चुके हैं, रोड बना चुके हैं, फैक्ट्री बना चुके हैं, अपना घर बना चुके हैं, ठीक ना। तो वहां पे हम लोग कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पहला फॉरेस्ट में चला गया कुछ लैंड, और दूसरा जो लैंड चला गया कहाँ पे, तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक, एंड लैंड फुट फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक ना। अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको नोट करना होगा। तीसरा जो होगा वो होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अभी इसको जरा इग्नोर कीजिएगा, फैलो लैंड को इग्नोर कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। कुछ वैसे जमीन भी होते हैं जहां पे खेती की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग खेती नहीं करते। अब वो कौन कौन सी जमीन है, तो वैसे है पहले परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं कि वहां पे अगर घास वगैरह उगेगा, कुछ भी चीज होगा वहां पे खुद से उगेगा, खेती नहीं करेंगे हम वहां पे। तो वहां पे जाकर हमारे जो भी जानवर को हम लोग पालेंगे, जो भी हमारे कैटल्स होंगे, वो वहां पे जाकर ग्रेजिंग करेंगे, या फिर उनको पास्चर्स हम वहां से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस एरिया पे हमने बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं किया, तो वो हो गया परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक। दूसरा जो होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, जिसको हम बोते नहीं है, जिसको हम लोग खुद सो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो अपने आप जो होंगे उग गए। कभी कभी तुम लोग देखते होगे, तुम लोग के गांव वगैरह में भी होगा या कहीं शहरों में भी तुम देखते होगे, वहां पे अपने आप कुछ पेड़ पौधे जो होंगे उग जाते हैं, ठीक है।
जो कि हमारे कॉमर्शियल यूज में बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही तो कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे लैंड जो होंगे वहाँ पे मिसलेनियस रूप से प्रेजेंट है, वहाँ पे कुछ कुछ क्रॉप जो होंगे वो हो चुके हैं। और तीसरा ऐसा लैंड होता है जिसमें हम खेती कर सकते हैं, खेती करते भी हैं, लेकिन पिछले 5 साल या उससे अधिक से हम उसके ऊपर खेती नहीं करते। ठीक ना, 5 साल हो गया है या उससे अधिक हो गया, हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। ये 3 हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ गए। एक फॉरेस्ट में जहाँ पे भी खेती नहीं की जाएगी, लैंड नेट नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पे भी खेती नहीं कर रहे, इसके अंदर 2 कैटेगरी आ रहे हैं, और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर 3 कैटेगरी आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी को? नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है फैलो, पहले समझ लीजिए फैलो लैंड क्या होते हैं। तो फैलो लैंड तुम लोग देखते होगे ना, आसपास में अगर कहीं कोई फार्म होगा, खेत वगैरह होगा, तुम लोग देखना तो उस पर थ्रू आउट द ईयर जो होगा उस पर खेती नहीं की जाती है। थ्रू आउट द ईयर उस पर खेती नहीं की जाएगी, उस समय उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है रेस्ट करने के लिए, ताकि उस टाइम पे जो सॉइल है वो फिर से न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैलो लैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं फैलो लैंड, जहां पे जमीन तो अवेलेबल है लेकिन वहां पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो न्यूट्रिशन जो होगा वो गेन कर सके। ठीक है, अब अगर इसी जमीन पे हम 5 साल से अधिक हो गया और खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी उसके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, तो वो आ जाएगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। लेकिन अगर कुछ कंडीशन दे दिया जाए, जैसे कि 1 साल से अंदर अगर रखा जाए, यानी 1 साल से कम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं करेंट फैलो। 1 साल से कम टाइम के लिए छोड़ा गया है उसको हम बोले करंट फैलो। और अगर 1 साल से 5 साल के बीच में जो होगा वो छोड़ दिया गया है, यानी कि 1 साल से अधिक हो गया और 5 साल से भी कम हुआ है, तो उसको हम भी फिर उसको भी फैलो लैंड के अंदर डालेंगे, लेकिन कैटेगरी बदल जाएगी, उसको कहा जाएगा अदर देन करंट फैलो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इतने जमीन पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। फॉरेस्ट पे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एंड लास्ट है फैलो लैंड। यहाँ पे हम लोग खेती बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बाकी बचा हम लोग का कल्टीवेशन। ठीक, तो पहले ये जरा चारों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 में क्या है निहारिका? 5 में कहाँ कुछ है? अभी 5 में आने दीजिए। 5 अभी हम आपको नहीं बताए हैं, पॉइंट नंबर 5 बता रहे हैं। हो चुका?
नोट कर चुके सभी? आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग अप टू 4 ही लिखिएगा, 4 तक पॉइंट। 5वें पॉइंट में थोड़ी गलती है, इसलिए मैं आपको अभी नोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर करूंगा तब समझ। या फिर 5वें पॉइंट तक लिखना होगा तो सिर्फ यहाँ तक लिखना। पॉइंट नंबर 5 नेट सोन एरिया था। वेट 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 नहीं आ रही। चलिए अब समझ चुके हो तो जो 5th पॉइंट है उसको देख लिया जाए। उसे कहते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब होता है वह एरिया जिसके ऊपर हमने खेती की है, यानी कि वह एरिया जहां पे हमारे पास लैंड अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है जिसपे हम खेती कर सकते हैं, जहां पे कुछ ना कुछ बोया गया है एक साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ध्यान देना, एक साल के अंदर अगर एक बार भी बो दिए तो नेट सोन एरिया के अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक साल से अधिक अगर छोड़ दिए तो वो कहा जाएगा करंट फैल्यू। एक साल से अधिक छोड़े हैं लेकिन 5 साल से कम छोड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे अदर देन करंट वैल्यू। ठीक ना? और अगर हम एक साल के अंदर उस पर एक बार भी खेती कर लिए तो उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझना है, नेट सोन एरिया और एक और टर्म आ जाता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक ना? देखो मेरे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, ये जो होगा वो 4 हेक्टेयर है। ठीक है, और इसके हम 3 हेक्टेयर पे खेती करते हैं। इसके 3 हेक्टेयर पे हम खेती करते हैं, 1 हेक्टेयर जो होगा हम छोड़ देते हैं पास्चर के लिए। क्वेश्चन समझ रहे हो सभी? 3 हेक्टेयर पे खेती करते हैं और 1 हेक्टेयर छोड़ते हैं पास्चर के लिए। तो मेरा नेट सोन एरिया कितना हुआ ये बताइए। मेरे पास टोटल एरिया था 4 हेक्टेयर, ठीक ना? और 3 पे हमने खेती की है, 1 हेक्टेयर जो था हमने इसको यूज नहीं किया है। तो हमारे पास टोटल हमारे नेट सोन एरिया कितना हो गया सुमित? ओके, बस एक सुमित ही है क्लास में, निहारिका है, कंगना, रागिनी, 4। सभी जरा रिस्पॉन्स करो तो, सभी के सभी अगम में। सभी जरा आंसर बताइए कितना हो रहा है ये हमारे पास नेट सोन एरिया। हाँ, नंबर में आंसर देना है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अभी न्यूमेरिकल भी नहीं था कि मेरे पास 5 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर जमीन है, उस पर हम 3 पे खेती कर रहे हैं, तो मेरे पास नेट सोन एरिया जो था वो 3 था, और बाकी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में चला गया 1 हेक्टेयर। ठीक, नेट सोन एरिया क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस 3 हेक्टेयर पे मैंने 1 साल के अंदर 2 बार खेती की। इस 3 हेक्टेयर पे अगर मैंने 1 साल में 2 बार खेती की है तो मेरा नेट सोन एरिया तो रहेगा वही 3 हेक्टेयर ही, लेकिन मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया जो होगा वो 3 × 2 हो जाएगा 6 हेक्टेयर। अगर 1 साल में हमने उसको 2 बार खेती कर ली तो मेरा जो ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया वो डबल हो गया। जितनी बार खेती करोगे उतनी बार उसी लैंड को काउंट किया जाएगा, तो कितना हो गया 6 हेक्टेयर।
ठीक ना। अब ये अगला कंडीशन समझिएगा, ये कंडीशन समझना, ये मेरे पास 7 हेक्टेयर लैंड है, टोटल कितने हैं तो 7 हेक्टेयर। 7 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर लैंड जो होगा उस पर हम साल में 2 बार खेती करते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी 2 हेक्टेयर आ गया, इसमें हम साल में बस 1 बार खेती करते हैं। टोटल जो होगा, टोटल मेरे पास जो है वो 7 हेक्टेयर है। अब बताइए मुझे कि मेरा नेट सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया मेरा कितना है, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया 10 कर रही निहारिका, सुमित 12 कर रहे हैं, रागिनी 12, हम्म 12। नेट सोन एरिया बाबू मेरा कितना है तो 7 ही है। कितने पे खेती किए हैं साल में कम से कम 1 बार, तो ऊपर 5 और नीचे 2, टोटल मिलकर कितना हुआ 7। तो नेट सोन एरिया मेरा 7। रीकाउंट कब होता है, रीकाउंट को होता है इन द केस ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और हमने अभी आपसे ग्रॉस क्रॉप नहीं पूछा है, अगर आपसे पूछा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बताइए, तो ग्रॉस क्रॉप कितना हो जाएगा, तो 5 × 2 और +2 यानी कि हो गया 12। समझ में आई बात। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया था 12, नेट सोन एरिया था 7 ही। कंफ्यूजन है अभी भी, नहीं ना। तो अब की बार तो पक्का सभी आप बना ही लोगे, इस बार तो अब पक्का सब क्लियर कर लोगे। हमने इस बार लैंड का 3 पार्ट डिवाइड किया है, ध्यान देना सब, 3 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। ये होगा मेरा 3 हेक्टेयर, यहाँ पे 3 हेक्टेयर है, यहाँ पे हम साल में 3 बार खेती कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही सीजन जो होगा यूटिलाइज कर सकते हैं, 3 बार खेती कर रहे हैं 3 हेक्टेयर पे। 2 हेक्टेयर जो होगा इस पे हम 0, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान देना, इस पे हम खेती ही नहीं कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर पे हमने खेती ही नहीं किया। और 1 हेक्टेयर पे हमने 1 बार खेती किया है, या चलो 2 बार खेती किया 1 हेक्टेयर पे, 1 हेक्टेयर पे हमने 2 बार खेती किया। ध्यान देना, टोटल लैंड मेरे पास कितना हो गया ये पहले बताइए। 3 हेक्टेयर पे 3 बार किए हैं, 2 हेक्टेयर पे 0 टाइम्स किए हैं, और 1 हेक्टेयर पे 2 बार किए हैं, टोटल लैंड कितने हो गए मेरे पास। गजब, क्या क्या कैलकुलेशन है तुम लोग का। 11 हेक्टेयर, क्यों 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 ऐसे ऐसे। टोटल लैंड एरिया कितना है भाई, तो यहाँ पे मेरे पास जमीन देखो, जमीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो टोटल मेरा जो हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। टोटल लैंड कितना, पहले क्वेश्चन तो समझ लो, टोटल लैंड कितना है 6 हेक्टेयर है, ठीक है। इस 6 हेक्टेयर पे कितने पे मैंने एग्रीकल्चर किया, कल्टीवेशन किया, कितने पे हम कल्टीवेशन किए हैं, सुमित्रा सही हो, कंगना सही हो, कितने पे कल्टीवेशन किया गया है, निहारिका गलत है, कितने पे कल्टीवेशन किए हैं भाई, तो ऊपर 3 पे नीचे 1 पे 4 पे किए हैं टोटल, ऊपर 3 पे किए हैं और नीचे 1 पे किए हैं, टोटल कितने पे खेती किए, तो 4 पे खेती किए ना, 4 और 2 है मेरा खाली, ठीक। तो मेरा नेट सोन एरिया कितना हो गया, नेट सोन एरिया कितना हुआ, फिर रागिनी 11 कर रही है, नेट सोन एरिया कितना हो गया, चार हेक्टेयर हुआ भाई साहब, जो भी है ऊपर 3 नीचे 1, 4 ही हेक्टेयर हुआ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया भाई कितने पे तुम बो रहे हो, खेती कितने पे कर रहे हो, तो कितने पे खेती किए, 3 हेक्टेयर पे खेती किया और इधर 1 हेक्टेयर पे खेती कर रहे हैं, वही मेरा नेट सोन एरिया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया, तो कहा गया 3 हेक्टेयर वाले पे 3 बार किए हैं और 1 हेक्टेयर पे 2 बार किए हैं खेती, 3 हेक्टेयर पे हमने तीनों सीजन में उगा लिया, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 1 हेक्टेयर पे हमने 2 बार उगा लिया, ठीक है। तो 1 × 2 कितना हो गया 2, और 9 × 2, 9 + 2 = हो गया 11। निहारिका का आ गया 20। बताइए, गजब। अब इससे सिंपल मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता है। ग्यारह, ओके हो गया सुमित, 11 11 11 बहुत हो गया। अभी भी कंफ्यूजन है, क्या होगा नेट सोन एरिया, क्या होगा कल्चरेबल लैंड, क्या होगा नॉन कल्चरेबल लैंड, क्या होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
थोड़ा कंफ्यूज था, अब नहीं होना। ग्रॉस क्रॉप एरिया में नेट सोन एरिया को हम लोग भी काउंट करते हैं, और नेट सोन एरिया पे जितनी बार खेती करेंगे उसको काउंट करेंगे, बस नेट सोन एरिया तो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए। नेट सोन एरिया में कुछ नहीं होता, नेट सोन एरिया तो नेट सोन एरिया है, सिंपल सी बात है। जितने में तुमने खेती कर लिया वो नेट सोन एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझाए जरा, ये लैंड का जो भी यूजेस है तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। यूजेस ऑफ लैंड जो होंगे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से ये फैक्टर सामने आपको दिख रहे हैं। टोपोग्राफी मतलब समझते हो, टोपोग्राफी का मतलब ये जो तीन अभी आप लोग पढ़े थे ना, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज, ये टोपोग्राफी है। जमीन की भूस्थलाकृति, जमीन की स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, गड्ढा है, ये तो टोपोग्राफी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि लैंड कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा। एग्री करते हो सभी? ठीक है, दूसरा दूसरा किस पे डिपेंड करता है, तो दूसरा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट जैसा होगा वैसा वहां पे यूज होगा। क्लाइमेट अगर वहां पे रहने लायक नहीं होगा तो भले टोपोग्राफी कैसे भी होगी हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर पड़ता है क्लाइमेट। और तीसरा जो होगा सॉइल टाइप, सॉइल जैसा रहेगा वैसा यूज होगा। अगर सॉइल वहां पे फर्टिलिटी अधिक है तो हम एग्रीकल्चर करेंगे, फर्टिलिटी नहीं होगी वहां पे कुछ और होगा तो हम वहां पे कोई और वर्क करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर यूज में होगा, सॉइल को लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो होगा, तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का यूज। और तीनों की तीनों ये जो है ये आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं। इन तीनों नेचुरल फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स जो होंगे वो वैल्यू करते हैं, और वो होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक ना, ह्यूमन फैक्टर यानी कि आदमी भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उस जमीन का यूज करना है कि नहीं करना है। अगर ह्यूमन के पास स्किल अवेलेबल होगा, ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा, उसके पास गाइडलाइंस होंगे, तो वो किसी भी लैंड कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर में कौन कौन सा कौन कौन चीज आते हैं, कौन कौन टर्म आते हैं, वो होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पढ़े होगे तुम लोग 9th में इसको। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल डिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दूसरा उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और तीसरा उनका कल्चर एंड ट्रेडिशन, उनका ट्रेडिशन जो होगा किस चीज को अलाउ करता है, किस चीज को अलाउ नहीं करता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं मेनली, एक फिजिकल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर, जो डिसाइड करते हैं कि लैंड का यूज कैसे करना है। फिजिकल फैक्टर के अंदर तीन आते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल। और ह्यूमन फैक्टर के अंदर तीन आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एंड थर्ड है कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसको नोट डाउन कर लो सब, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यहाँ पे डाउट बन सकता है तुम लोग को। ओके, नोट कर चुके सभी, नोट डाउन हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सिंपल से टर्म्स, अब फिर से तुम लोग चलो क्लास 8 में, यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो कुछ चीजें फैक्ट आपको ध्यान रखनी है, ये क्लास 9 में पढ़ोगे, सॉरी क्लास 8 में नहीं पढ़ोगे, कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है लैंड इंक्लूड करके, मतलब पूरा का पूरा जो बाउंड्री तुम देखते हो इंडिया की, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें से जितना भी एरिया है, जितना मतलब जमीन हमारे पास अवेलेबल है,
उस जमीन का हम लोग बस 93% जानते हैं कि 93% जमीन को हम लोग कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 93% को जानते हैं कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, अब क्यों 93% ही 7% कहाँ है? तो थोड़ा सा ये अजीब तरह की बातें होंगी जो हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग जो मैप पे देखते हैं ना, वो पूरा का पूरा लैंड एरिया हमारे अंडर नहीं है। तुम लोग सुनते होगे बहुत सारे लैंड जो होंगे वो डिस्प्यूटेड होते हैं, जैसे चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूटेशन चल रहा है, हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, हम लोग बोलते हैं कि हमारा लैंड है, वो बोलते हैं कि उनका लैंड है। एक्चुअल में है हमारा, हम भी यही कहते हैं कि हमारा लैंड है, लेकिन वो लोग जो होगा जबरदस्ती उसको अपने अंदर कैप्चर करके रखे हुए हैं। ठीक ना? तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो होगा, हाँ, पोर और अक्षाई चीन, पाकिस्तान और पीओके और अक्षाई चीन बोलते हैं उसको। ठीक, तो वो चीजें हैं। और कुछ असम के साइड में जाओगे ना, तो असम में कुछ जनजातियां हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट को भी अलाउ नहीं करती हैं कि वो वहां पे आकर सर्वे कर सकें। तो वहां पे भी लोग जो होगा वो नहीं पहुंच पाए, हम लोग वहां पे सर्वे नहीं कर पाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 93% का तो हमें पता है, 93% हम लोग क्या करते हैं, बाकी 7% का हमें कोई पता नहीं। ठीक ना? तो पॉइंट यही सारे हैं यहाँ पे। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जनरली, लेकिन आपको याद रखना है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान देना, ये बार बार लोग जो कंफ्यूज होता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पॉइंट रिमूव कर करके देता है, 32.8 कर देगा। ठीक ना? समझ में आ रही बात? 328 कर देगा, तो बस उस पॉइंट को समझना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑप्शन होगा एक्चुअल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्रिएट होता है, ये सब तो समझ रहे हो, एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताइए मुझे। सर ये एनएसए मतलब? एनएसए एक हमारा एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो होगा एक एजेंसी है जो कि सर्वे करती है और ये जांच करती है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक ना? तो इसी को हम लोग एनएसए बोलते हैं। जैसे तुम एनएसएसओ सुने होगे, वैसे ही यहाँ पे है एनएसए, ये सर्वे एजेंसी है। एनएसए का फुल फॉर्म कभी कभी सिक्योरिटी एजेंसी भी देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, सर्वे एजेंसी है। देखो यहाँ पे कहा गया है, समझ में आ रही सारे के सारे टर्म की, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट की है, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। टर्म्स कुछ टफ नहीं आ रहे हैं। अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे, अगला जो है, अगला साइड में हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास जो लैंड यूज है ना, लैंड है हमारे पास अवेलेबल, तो वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। अब कहाँ पे कैसे? तो पंजाब एंड हरियाणा में जो मेन वर्क होता है, मेन काम जो है, मेन इकोनॉमिकल वर्क है, वो क्या है? तो एग्रीकल्चर करना है। तो यहाँ पे 80% से अधिक जमीन जो होगा उस पर नेट सोन एरिया अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे खेती की जाती है 80% से अधिक। लेकिन वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो क्योंकि वहाँ पे वैलीज बहुत अधिक हैं, रिफ्ट वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, अनइवन लैंड है, तो वहाँ पे लोग अधिकतर जमीन पे खेती नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे जो टोटल लैंड एरिया अवेलेबल है, इंक्लूडिंग माउंटेन्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो बस 10% एरिया ऐसा अवेलेबल है जहाँ पे खेती की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, बात यही है। अब कुछ फैक्ट ध्यान देना है कि इन जो है आपके पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी 1952 में, उसके अनुसार कहा गया था कंट्री के अंदर जो होगा 33% एरिया पे कम से कम फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास लगभग 24.2% जो होगा एरिया पे फॉरेस्ट अवेलेबल है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? तो 33%। ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि यही जो होगा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होगा उसको मेंटेन कर सकता है, समझने वाली बात है, बाकी आगे कुछ नहीं। ठीक ना? अब ये सारे टर्म्स जो होंगे वो लैंड से रिलेटेड थे आज की क्लास में हम लोग जो पढ़े। ठीक है, थोड़ा और हम लोग डील करेंगे, लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है, खराब कैसे हो रहा है। यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जरा एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि क्लास आज हम थोड़ा सा फास्ट किए हैं, इसलिए क्योंकि लास्ट वीक में आप लोग क्लासेज जो होंगे वो ऑफ रहे थे। ठीक, तो थोड़ा हम फास्ट करने का ट्राई किए हैं। अगर हो सकता है कि इस फास्ट करने के तरीके में तुम लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज बताएं मुझे क्या टर्म समझ में नहीं है आप लोग को।
पिछला स्लाइड, ओके देख लीजिए। समझ में आया बात? ठीक है, अब मुझे थोड़ा बहुत बताइए कि लैंड क्या हमारे पास जैसा अवेलेबल था वैसा ही है कि लैंड भी डिग्रेड कर रहा है, लैंड खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, इस लैंड को खराब होने में सबसे अधिक योगदान किसका है, ह्यूमन का कि नेचर का? लैंड डिग्रेड हो रहा है, बात सही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये मानते हो कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड को खराब करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो होगा वो नेचुरल एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करती हैं और जिसके कारण लैंड और यदि खराब हो रहा है? इट मीन्स क्या है कि ह्यूमन की एक्टिविटी क्या डिस्ट्रक्शन लाने में सहायक है, नेचुरली डिस्ट्रक्शन लाने में? क्या ह्यूमन की एक्टिविटी नेचुरली डिस्ट्रक्शन लाती हैं? लाते हैं ना? मतलब लगभग चीज तुम लोग क्लियर है। इसमें तुम लोग पढ़े क्वायरिंग, माइनिंग वगैरह सब कुछ होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस पढ़ते होगे तुम लोग, इकोलॉजिकल सॉरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वार्मिंग बढ़ रही है तो फिर वहां पे जो होंगे पोलर कैप पे जो आइस हैं वो सब के सब जो होंगे वो मेल्ट करें, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी सिर्फ वही एग्रीवेट नहीं करती हैं लैंड डिग्रेडेशन के, बट वो जो होगा वो नेचुरल फोर्सेज को भी इन्वाइट करती हैं कि नेचुरल फोर्सेज भी आए, और वो भी जो होगा समझा रहे हैं क्वेरिंग क्या है, अगर नहीं मालूम होता आपको। क्वेरिंग जैसे कुदाल लेकर आप कहीं खुदाई करना शुरू किया ना, तो कुदाल में क्या करोगे, ऊपर का एक लेयर जो होगा हटाओगे, ठीक ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरिंग। ऊपर का एक लेयर, एक लार्ज एरिया में ऊपर का एक लेयर हटा देना क्वेरिंग कहलाता है आपके ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक ना? और वहीं पे जब नीचे खोदते हुए चले जाओगे बहुत अंदर तक तो उसको माइनिंग बोलेंगे। एक छोटे से एरिया में, गिवन एरिया में आप अंदर तक बहुत गड्ढे तक चले तो माइनिंग है। ऊपर जो होगा सिर्फ ऊपर के एरिया में जो होगा आप जो भी अपनी खुदाई वगैरह की है तो वो जो है क्वेरिंग कहलाती है, ठीक है। तो लैंड पे तो हम लोग टोटली डिपेंडेंट है ही, लेकिन लैंड को हम लोग डिग्रेड कर चुके हैं, और यहाँ पे देखो लैंड को डिग्रेड करने के लिए क्या होगा कि कॉजेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड को डिग्रेड कर दिया है, और साथ साथ जो होगा उन्होंने पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस को भी जो होगा एग्रीवेट कर दिया, बढ़ा दिया है ताकि वो भी डैमेज करे, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते आजकल जो होगा फ्लड आना बहुत ईजी हो गया भाई, कहीं कहीं डैम बना दिए, पहले फ्लड हर जगह था, अब जिस जगह आता है वहाँ डिस्ट्रक्शन करते रहता है, कुछ अच्छी भी चीजें होती है कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, ठीक ना? इसके बाद जो और हम लोग बर्बाद करते हैं, सब कुछ क्लियर है तुम लोग का, ये समझते हो? डिफोरेस्टेशन पता है ना, डिफोरेस्टेशन क्या होता है? ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इन्होंने लैंड को टोटली डिग्रेड किया है, ठीक। अब यहां से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यहां से ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में, यहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी जगह पे जो लैंड खराब हुए हैं उनका जो मेन कॉज है वो है माइनिंग। ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द कॉज, व्हाट इज द कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, बस झारखंड दे दिया, बाकी सब गायब कर दिया, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? आंसर क्या होगा इसका? माइनिंग, वेरी गुड, माइनिंग आंसर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पे मैक्सिमम हम लोग जो होगा वो ग्रीन रेवोल्यूशन का उसका इफेक्ट यूज करना शुरू कर दिए, तो रिजल्ट होगा वहां पे हम लोग ओवर इरिगेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। और प्लस जो होगा मैक्सिमम केमिकल फर्टाइजर, लेकिन जो एज पर बुक जो होगा आप आंसर क्या करोगे? ओवर इरिगेशन, ठीक है। और उसके चलते जो होगा वहां पे लैंड डिग्रेड कर चुका है, ठीक। इसके अलावा लगभग जगह पे, मैक्सिमम जगह पे मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब होता है पीसना, कूटना, ठीक ना? तो लाइम स्टोन को, चूना पत्थर को हम लोग कूटते हैं, लाइम स्टोन केमिस्ट्री में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही पतला पीसते हैं और उसके पार्टिकल जो होंगे क्या करते हैं, सॉइल के पोर्स को रोक देते हैं, और जब पोर्स में वो फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा, लैंड पेनिट्रेट नहीं, वाटर जो होगा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा लैंड के अंदर, पानी नहीं एंटर कर पाएगा, और जब पानी एंटर नहीं करेगा तो फिर उसकी फर्टिलिटी जो होगी वो खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आ गया तो फिर एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक, क्लियर है ये चीजें। और रिजल्ट ये हुआ है कि अब तुम एक नया पॉल्यूशन सुनते हो ना, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वो यहाँ पे सॉइल, बिहार में सबसे अधिक जो होगा ना वो इरोजन होता है मेनली, यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग सुनोगे कोसी नदी में आना शुरू हो गया फ्लड, और ये जो फ्लड आएगा वो इरोड करके लेकर चली जाएगी पूरा का पूरा ऊपर का सॉइल, ठीक है, कोसी।
इसको सौरो और बिहार भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि उसका कोई एरिया फिक्स नहीं होता, जब जहां चाहेगी वहां पे वो तोड़ फोड़ सकती है। ठीक ना, समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ये 3 पॉइंट ये जो होंगे आपको बोल्ड में दिख रहे हैं, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शनल क्वेश्चन में बिल्कुल आते ही आते हैं। ठीक ना, याद रहेगा? अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के 2-4 तरीके बताओ। लैंड को, अगर हमको लैंड जो होगा उसको थोड़ा कंट्रोल करना है तो कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एफोरेस्टेशन। न्यू टेक्निक्स लगा के, फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे कंगना? कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। रिड्यूसिंग ओवर ग्रेजिंग, बहुत अच्छा, रिड्यूसिंग ओवर ग्रेजिंग बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही चीज है, यही सब चीज करेंगे। कुछ समय तक या तो फैलो लैंड छोड़ देंगे, कल्चर नहीं करेंगे तो भाई पंजाब वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे, वहां पे ड्रिप इरिगेशन कर देंगे, पंजाब का प्रॉब्लम खत्म। ओवर इरिगेशन जो होगा उस ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल कर लेंगे तो गुजरात का, राजस्थान का जो होगा वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। माइनिंग जो होगा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो होगा वो प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं क्या? एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन सबको पता है, ठीक ना, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, नहीं है ना? एफोरेस्टेशन क्या हो? तो एफोरेस्टेशन जो होगा एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ये जो होंगे वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। इसके अलावा प्लांटिंग ऑफ सेंट्रल बेल्ट। सेंट्रल बेल्ट क्या होता है ना, जैसे कि ओवर इरिगेशन होता है, हाँ वेरी गुड, अगम्या ने बताया, पता होगा अगम्या को तब। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक फार्म है ना, उस फार्म के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, एक बेल्ट के टाइप के, कि हाँ ये एरिया जो होगा उसको वो प्रिजर्व करेगा। वो पेड़ एक तरह से गार्ड का काम करते हैं, वो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं गार्ड का काम करते हैं। और क्या करते हैं कि जब ओवर इरिगेशन भी आप कीजिएगा तो वाटर को, सॉइल को फ्लो करके दूसरे एरिया में लेकर जाने नहीं देंगे। तो दूसरा है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तीसरा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगम, ठीक ना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। इसका मतलब क्या होगा? डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारी तरफ, डेजर्ट हमारे नजदीक आ रहा है। और ऐसे केसेस में क्या होगा कि डेजर्ट क्या करेगा कि पूरे के पूरे एरिया को, मतलब कि अगर किसी एरिया में डेजर्ट है, कहीं तक बालू है, उसके बाद से सॉइल भी शुरू है, तो वो धीरे धीरे डेजर्ट का एरिया इंक्रीज करता रहता है, सॉइल का एरिया डिक्रीज करता रहता है। इसको हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या करें आप, वहां पे जो होगा सैंड ड्यून्स को स्प्लाइस करते हैं। कैसे स्प्लाइस किया था? तो जहां पे डेजर्ट खत्म हो रहा है उस जगह पे चारों तरफ जो होगा थॉर्नी बुशेस लगा दो, कैक्टस वगैरह का प्लांट लगा दो, वैसे प्लांट लगा दो जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि उनका जो भी है लैंड डिग्रेड होने से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, किसी ने कहा था कि प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिएगा, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कीजिएगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो होगा उसको कंट्रोल करो, ठीक है। चेकिंग डैम जो होगा, चेकिंग डैम से प्रॉपर इंटरवल से, अगम्य का फिर से आया है, ठीक ना। तो ये सभी आंसर्स आपको करने होंगे। हाउ कैन वी स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड? क्लियर है आप लोग को ये सारे चीज, ये सारे टॉपिक आप लोग क्लियर है कि नहीं? है ना? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी कोई ज्यादा टफ चीज नहीं होगा। सॉइल के बारे में आप लोग पढ़े होगे, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, तो तुम लोग पढ़े होगे सॉइल के 4 प्रोफाइल है भाई, ABCD पढ़े हो ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो एक बार थोड़ा देख लेना, ताकि क्लास हम लोग को फास्ट करने में ज्यादा आराम रहेगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, भाई एलुवियल सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल होते हैं, तो इनके 2-3 फीचर्स क्या हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर, पूरा डील नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th में डिबेट अभी नहीं, अभी डिबेट के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में, तो उसके बाद बिल्कुल डिबेट किया जाएगा सुमित, घबराइए नहीं। अगर सभी की डिमांड होगी तो हम लोग बिल्कुल डिबेट करेंगे। अभी इस पे तो लगभग सबका एक ही तरह का मोटो बन रहा है। जहाँ पे डिबेट तब होता है ना जब दो माइंड के, दो मेंटलिटी के लोग आ जाए, वहां पे बने थे, कुछ ने कहा कि डेमोक्रेसी बेटर है, कुछ ने कहा कि डेमोक्रेसी बेटर नहीं है, ठीक है। तो वैसे कोई टॉपिक आने दीजिए, बिल्कुल डिबेट होगा, ठीक ना। तो आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, इजी था? ठीक है, तो क्लास ओवर कर सकते हैं हम लोग। ओके, हाँ क्लास ओवर कर रहे हैं अब। ओके एवरीवन, बाय बाय। अच्छा, 9th के डिबेट में थे सुमित।
ठीक है, अभी डिबेट उनका होगा फिर सैटरडे